हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीपीएससी 64th का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हूँ। यह क्वेश्चन जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से है और टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है जनजातीय विद्रोह से पूछा गया है और अक्सर ये पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम इसे पहले इसका परिचय बताएंगे, फिर इसका जो पहला क्वेश्चन पार्ट है उसमें 1857 से पहले कैसे आदिवासी विद्रोह हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर 1857 के बाद कैसे विद्रोह हुआ उस पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन जो है कि इनकी असफलता कारण बताइए, फिर आदिवासी विद्रोह की विफलता क्यों रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अंत में निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से विश्लेषण करें और इसके बारे में आंसर लिखें। पहले परिचय। 19वीं शताब्दी में विदेशी शासन और उसके परिचारक बुराइयों के खिलाफ कई जनजातीय विद्रोह हुए। खोई हुई स्वतंत्रता, स्थानीय स्वायत्तता में विदेशी घुसपैठ, प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत, भूमि की अत्यधिक मांग आदि ऐसे आदिवासी विद्रोहों के पीछे प्रमुख कारण थे। आदिवासी विद्रोह की विशेषताओं को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। अब पहले पार्ट में आएंगे, जिसे 1857 से पहले किस तरह से विद्रोह हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 से पूर्व इस दौरान भारत में 20 से अधिक बड़े और छोटे आदिवासी विद्रोह हुए थे। ये विद्रोह तात्कालिक कारकों के परिणाम थे और विद्रोह की प्रकृति में मूल रूप से स्थानीयकृत थे। उदाहरण के लिए हो एवं मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्पन्न हुए विद्रोह, राजमहल पहाड़ियों में संथाल, असम में अहोम विद्रोह, खासी पहाड़ी में खासी विद्रोह आदि। इस अवधि के दौरान आदिवासियों के पास भारत में ब्रिटिश शासन के मूल चरित्र के बारे में उचित समझ का अभाव था। इसलिए शुरुआत में उन्होंने अपने उत्प्रेरकों, भूस्वामियों, महाजनों और स्थानीय अधिकारियों को निशाना बनाया। ये आदिवासी आंदोलन शुरुआती दौर में छोटे छोटे टोलियों में बिखरे हुए थे। इनके पीछे ना तो उचित संगठन था और ना ही उचित कोई आयोजन। अधिकांश आदिवासी विद्रोह प्रकृति में गैर प्रगतिशील और पिछड़े दिख रहे थे। उन्होंने पुराने तरीकों को स्थापित करने की कोशिश की, चाहे वे स्थानीय आदिवासी रीति रिवाज हो अथवा जमींदारी परस्त उनके संरक्षकों के साथ उनके पारंपरिक रिश्ते के रूप में हो। अब हम पार्ट 1 के दूसरे भाग को डिस्कस करेंगे, जो 1857 के बाद कैसा स्थिति था। 1857 के बाद भी काफी हद तक आदिवासी आंदोलन का बड़ा स्वरूप वही रहा, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। अंग्रेजों, जमींदारों, मनी लैंडरों और बाहरी लोगों के बीच साठगांठ की आदिवासी समझने लगे। उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा कहते थे, साहब साहब एक टोपी, अर्थात अंग्रेज जमींदार एक ही हैं। आदिवासी विद्रोहों ने अपने वैसे करिश्माई नेताओं के से नेतृत्व की बागडोर वापस ले ली, जो अक्सर अलौकिक शक्तियों के अधिकार होने का दावा करते थे। उदाहरण के लिए संथाल विद्रोह के बड़े नेताओं में सिंधु और कान्हो ने अपने समर्थकों से कहा कि कोई भी हथियार उन्हें नहीं मार सकता। इसी तरह बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से कहा कि सिंह बोंगा आदिवासी भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए कहा। विद्रोहियों ने सतयुग और
धर्मयुग की अवधारणाओं को आदिवासी आंदोलन में अंधविश्वासी स्वरूप का निरूपण किया गया। आदिवासियों के विद्रोह ने एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान को ध्वस्त कर दिया जो प्रकृति में विशिष्ट थी। एक जनजातियों का अपना नियम, प्रथा और परंपरा है जिसमें प्रवेश करना बाहरी लोगों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी नुकसानदायी थी। आदिवासी पहचान ही भारत में आदिवासी विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अधिकांश आदिवासी विद्रोह बाहरी लोगों के खिलाफ संचालित किए गए थे, लेकिन इस आंदोलन में स्थानीय महाजनों और जमींदारों के शोषण का विरोध स्वरूप उनके बही खातों में रिकॉर्ड दस्तावेजों को जलाना आदिवासियों के मुख्य लक्ष्य थे। अब हम दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन था आदिवासी विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण क्या क्या है। तो विफलता के मुख्य कारण जो हम मोटे तौर पे देखें तो पहला था अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और सैन्य क्षमता, दूसरा था आदिवासी विद्रोह की प्रकृति और तीसरा इसमें था जन समर्थन की कमी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और सैन्य क्षमता, यह आदिवासी आंदोलनों की विफलता का सबसे प्रमुख कारण था। आधुनिक हथियारों और अनुशासित सेना से लैस अंग्रेजी सेना ने आदिम और अप्रशिक्षित आदिवासियों के असंगठित एवं पारंपरिक लड़ाई वाले आंदोलन को आसानी से दबा दिया। जो तलवार, धनुष बाण, हाथ की कुल्हाड़ी आदि से लड़ रहे थे, यह अपने सबसे अच्छे स्थान पर एक झड़प थी जहां अंग्रेजों की जीत आसान थी। उदाहरण के लिए संथाल विद्रोह में हजारों संथाल ड्रम की थाप पर एकत्र हुए जहां उन्हें बिना किसी मुकाबले के अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई। दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें आदिवासी विद्रोहों की प्रकृति। चूंकि आदिवासी विद्रोह पिछड़े, स्थानीय और प्रकृति में बिखरे हुए थे, इसलिए वे इस नवीन आंदोलन में संगठित और मजबूत नहीं हो पाए। इस आंदोलनों के नेताओं के पास शासन और उनके जनजाति के विकास के बारे में कोई भविष्य की योजना नहीं थी। इसमें विफलता के पीछे आदिवासी समाजों के भीतर निहित अंधविश्वास और नशा जैसे कमजोरी ने अपनी भूमिका निभाई। अब तीसरा पॉइंट, जन समर्थन की कमी। आदिवासियों से अलग थलग स्वभाव के कारण उन्हें शेष भारतीय समाज के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं से भी कोई समर्थन नहीं मिला। उनकी अशांति को अक्सर सैन्य समस्या के रूप में देखा जाता था और आमतौर पर आम लोग आदिवासी मुद्दे से अनभिज्ञ और उदासीन थे। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। यद्यपि आदिवासियों ने अपनी भूमि और रीति रिवाजों की हिफाजत के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, फिर भी उनके प्रयास कम फलदायी रहे, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति अधिक कारगर साबित हुई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह कई मोर्चों पर भले ही असफल रहा, इसके बावजूद भावी आंदोलनों के आधार स्तंभ बनकर मील का पत्थर साबित हुआ और उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में पहले परिचय को देखा, फिर पार्ट 1 जो पूछा गया 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषता, तो उसको हम 2 खंड में देखे। 1857 से पहले कैसे रहा, फिर 1857 के बाद कैसे रहा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था उनकी असफलता के कारण बताइए, तो उसकी आदिवासी विद्रोह की असफलता को भी मैंने अच्छे तरीके से बताया। फिर अंत में निष्कर्ष को भी बताया। तो फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।